दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं करवाऊंगा अपना चैप्टर 17 जो सेक्शन 3 से लेकर के 409 तक है। ये 7 सेक्शन है, लेकिन इसमें से कई बार 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। काफी वैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भी इसमें सेक्शन 403 और 405 है। 403 कहती है कि संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग या फिर बेईमानी से संपत्ति का अपना बना लेना, गबन कर लेना, या फिर और 405 जो क्या कहती है कि अमानत में खयानत। तो इन दोनों के अंदर क्या कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ऐसा सहम सा लगता है कि क्या ये संपत्ति का दुर्विनियोग हुआ या फिर अमानत में खयानत हुई। तो इसे थोड़ा सा मामूली सा ध्यान करने की जरूरत है, तो इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर को अपना। सबसे पहले सेक्शन 403। सेक्शन 403 क्या कहती है कि संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग या फिर बेईमानी से संपत्ति को अपना बना लेना। तो परिभाषा में क्या कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को, मतलब ये चीज नोट करने वाला, जो आपराधिक न्यास बन गया उसके अंदर ये नहीं कहते हैं कि चल संपत्ति, उसके अंदर कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है। जो कोई किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी से, नियत बेईमानी की होना जरूरी है, बेईमानी से उस संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या फिर अपने प्रयोग के लिए उस संपत्ति को स्वयं परिवर्तित करेगा, उसको परिवर्तित कर लेगा, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने संपत्ति का जो है आपराधिक दुर्विनियोग किया है। तो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल क्या है कि ए को रास्ते में एक पर्स पड़ा हुआ मिलता है। ए उस पर्स को उठा लेता है और सोचता है कि मैं ये पर्स जिस किसी का भी है उसे मैं लौटा दूंगा। तो उस समय जैसे कि उसने पर्स उठा लिया, ठीक है, वहां तक, और अगर उसने ऐसा सोचा कि जिसका पर्स है मैं उसे लौटा दूंगा, तो वहां तक उसका कोई अपराध नहीं बनता है। लेकिन फिर जैसे वो पर्स खोल के देखता है, उसके अंदर देखता है कि उसके अंदर काफी सारे पैसे हैं और उस जो जिस व्यक्ति का वो पर्स था उसकी उसमें आईडी भी लगी हुई थी, तो उसे क्लियर पता हो गया कि ये उस व्यक्ति का पर्स है। अब उसके मन में क्या है कि नियत उसकी बेईमानी की आ जाती है। वो क्या करता है, उस पर्स को, उस पैसों को क्या है, अपने यूज में ले लेता है, पर्स को भी यूज में ले लेता है, वो उस व्यक्ति को नहीं लौटाता है। तो यहाँ पे क्या है कि संपत्ति का दुर्विनियोग कहा जाता है उसमें, कि उसने संपत्ति का दुर्विनियोग करा है, वो सेक्शन 403 का अपराध करता है। एक दूसरा एग्जांपल जैसे भी ले कि जैसे कि ए और बी है, दो व्यक्ति है, वो एक संयुक्त मालिक है, चाहे किसी भी चीज के लेके चलो, कार के हैं, घोड़े के, गधे के, किसी भी चीज के संयुक्त मालिक हैं। तो अब संयुक्त मालिक हैं तो उस चीज पे दोनों का बराबर का हक हो गया। तो जो एक व्यक्ति है, जैसे कि घोड़ा बी के पास था, ए क्या करता है कि वहां जाता है और उस जो घोड़े को है लेके आ जाता है। तो वहां पे लेके आने के लिए, क्योंकि वो दोनों संयुक्त मालिक है, उन्हें आपस में किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, वो लेके आ जाता है। अब लेके आके अगर वो यूज करके चाहे पैसे अपने पास रख लेता है, वहां तक उसमें कोई अपराध नहीं बनता। लेकिन वो क्या करता है, उस घोड़े को लेके आता है और उसको बेच देता है। अब यहाँ तक बेच दिया, वहां तक कोई अपराध नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों संयुक्त मालिक थे। अगर जो उसमें जितना पैसा आया, उस पैसे का जितने का बेचा, अगर वो दोनों हाफ हाफ कर लिया तो वहां अपराध नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, उस पैसे को हड़प जाता है, पूरे पैसे को, तो वो वहां पे क्या है कि संपत्ति का दुर्विनियोग करता है। और एग्जांपल लें तो जैसे कि विश्वास स्वरूप अगर बात करें, जैसे कि ए नामक के व्यक्ति था, वो अपनी बाइक की, जो बाइक को है सर्विस करवानी थी, सर्विस करवाने के लिए सर्विस सेंटर वाले के पास में बाइक दे के आ जाता है कि भाई इसकी सर्विस कर देना। अब वो जो है वो क्या करता है कि उस बाइक को यूज ले रहा है अपने पर्सनल यूज में, तो वो पर्सनल यूज में लेना क्या है, संपत्ति का उसमें दुर्विनियोग कर रहा है। तो ये तो मोटा मोटी हो गया कि संपत्ति का दुर्विनियोग कैसे होता है। तो इसके अंदर एक चीज और होती है कि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि चोरी और दुर्विनियोग जो दोनों क्या लगभग सेम सा लगता है। तो इनके अंदर हम पहले अंतर कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में मोटा मोटी अंतर क्या होता है, नियत और सहमति का होता है। चोरी के अंदर जैसे भी मान लीजिए कि ये ए नामक कोई व्यक्ति है और ये जो बी है, इसके पास से उसे कुछ संपत्ति चुरानी है। तो अब वो संपत्ति चुराने से पहले ही ए के मन में क्या आ जाता है कि उसको शुरू से ही उसकी नीयत क्या है, बेईमानी की है। वो संपत्ति को चुराने के लिए बेईमानी की नीयत से वो संपत्ति की कोशिश करता है और उससे वो संपत्ति को चुरा के ले जाता है। मतलब उसके पास संपत्ति आई, उससे पहले ही उसकी नीयत बेईमानी की थी। बल्कि जो दुर्विनियोग है, इसके अंदर संपत्ति जब तक आती है, वो उसके पास लीगल तरीके से संपत्ति आती है, संपत्ति आती है लीगल तरीके से, लेकिन आने के बाद उस व्यक्ति की नीयत बदल जाती है। अगर उसकी नीयत में बेईमानी आ जाएगी तब वो आपराधिक दुर्विनियोग बनता है। नंबर 2, जैसे सहमति की बात अगर हम करते हैं तो सहमति कैसे होती है। सहमति क्या है, चोरी के अंदर मालिक की सहमति होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चोरी में मालिक की कोई सहमति नहीं होती है, उसकी सहमति के बिना वो संपत्ति लेके जाया जाता है। बल्कि जो आपराधिक दुर्विनियोग है उसके अंदर क्या है, संपत्ति सहमति जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हो भी सकती है का, तो जैसे कि हमने बाइक सर्विस वाला अभी जैसे उदाहरण पढ़ा, तो उसके अंदर क्या है कि जो वो मालिक है वो क्या करता है कि वो जो अपनी मर्जी से बाइक उसके पास लेके आ रहा है सर्विस करवाने के लिए,
तो उसकी सहमति से वो उसने बाद यूज करा उसने, लेकिन जो संपत्ति उसके पास आई उस समय उसकी कोई नीयत बेईमानी की नहीं थी, तो सहमति थी मतलब उसकी वहां तक संपत्ति आने में, मैं सहमति के बारे में बता रहा था। तो और दूसरा जैसे कि उसका पर्स जो गिरा हुआ मिला था उसको रोड के ऊपर, तो वहां पे क्या है, उसकी सहमति नहीं थी। तो ये सहमति का ये जो अंतर होता है, तो चोरी और इसके अंदर मुख्य मुख्य दो चीजों का अंतर रहता है। अब एक चीज और नोट करने वाली बात क्या होती है कि संपत्ति का दुर्विनियोग है वो थोड़े समय के लिए भी हो सकता है। तो थोड़े समय के लिए कैसे हो सकता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ए और बी है, दोनों दोस्त है आपस में। बी के पास कार है, ए के पास जाता है कि मुझे कार दे दे, मुझे कहीं पे जाना है, तो वो उसको कार इसलिए दे देता है कि उसे कहीं पे जाना है उसके लिए विश्वास से। तो उसके बाद अब क्या करता है, ए उस कार को अपने यूज में नहीं लेके तीसरे व्यक्ति को सी को किराए पे दे देता है कि तुम उसे किराए पे चला ले, उससे किराया कमाने के लिए उसको 2 दिन के लिए किराए पे दे दी। उसके बाद जैसे उसको कार उसने वापस भी लौटा दी। तो यहाँ पे क्या है, उसने 2 दिन के लिए वो कार का जैसे यूज किया किराए पे लेके, तो वो उसने क्या है, उसमें उसकी जो मालिक जो इस कार का जो मालिक था उसकी कोई सहमति नहीं थी कि उसको किराए पे दे, तो उसने क्या है, संपत्ति का दुर्विनियोग किया है, वो थोड़े समय के लिए दुर्विनियोग किया है। तो ये चीजें होता है। अब कई बार और जैसे कि जो संपत्ति पड़ी हुई मिलती है उसका क्या कई बार होता है, क्या वो दुर्विनियोग के अंदर ही आ जाएगा। जैसे भी किसी व्यक्ति को कोई चीज पड़ी हुई, सोने की जो चैन है वो पड़ी हुई मिल गई, कहाँ पे, रोड के ऊपर मिल गई, उसने वो चैन उठा ली, क्या वो अपराध बन गया? नहीं, क्योंकि उसने जैसे ही वो उठाई है वहां तक अपराध नहीं बन रहा है। उसके बाद डिपेंड करता है कि उसकी नीयत क्या है, वो अपराध बनने के लिए उसकी नीयत पे डिपेंड करेगा। इसमें अपराध जब बनेगा, जैसे कि उसको चैन मिली, ठीक है, और चैन मिलते ही उसके मन में क्या आया, चलो ठीक है मैं इसको बेच के अपने पैसे उसके जेब के अंदर डाल लिए, तो वो दुर्विनियोग का अपराध बन गया। लेकिन अगर उसने पूरा प्रयास किया, उसने कोशिश करी कि इसका मालिक कौन है, उसको मैं खोजने की पूरा प्रयास अपनी तरफ से जितना करना चाहिए एक लीगल के तौर पे, उसने कुछ दिन वेट भी किया और उसको ढूंढने की पूरी कोशिश भी की, तो अगर उसके बाद वो मालिक नहीं मिला और उसके बाद अगर उसने वो संपत्ति का यूज किया है तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये अपना बनता है खासतौर पे जो अपना आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा, इसके अंदर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। और एक एग्जाम्पल इसमें और ले लेते हैं कि ज्यादातर ये एग्जाम्पल इसके में बहुत ज्यादा चलता है, सवालों में से इसी को ही पूछते हैं। ए है जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति है और वो सफर कर रहा था, उसने अपनी टिकट ली और बी को वो टिकट दिखा रहा है कि ये जो टिकट है क्या ठीक है, उसे चेक करने के लिए दे रहा है, पता करने के लिए। अब बी क्या करता है कि उस टिकट को देखता है कि वो तो काफी लंबी दूरी की टिकट है, और जो दूसरा जो बी था उसके पास क्या है, टिकट थी छोटी दूरी की, वो क्या है उस टिकट को बदल देता है, बड़ी दूरी वाली अपने पास रख लेता है, कम दूरी की उसको अनपढ़ व्यक्ति को दे देता है। तो यहाँ पे भी दुर्विनियोग का अपराध बनता है। तो ये हो गई, अगर कोई दुर्विनियोग का अगर अपराध करेगा तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें सेक्शन 403 के अंदर। अब है सेक्शन 404, ये दुर्विनियोग की 2 ही सेक्शन है। तो 404 क्या कहती है कि मृत व्यक्ति की संपत्ति का दुर्विनियोग, मतलब ऐसी संपत्ति का दुर्विनियोग जो व्यक्ति मर गया है और जब वो व्यक्ति मरा था उस समय उसके पास कब्जे में थी, तो उसमें क्या बनेगा अपराध। तो उसके अंदर क्या है कि सजा का प्रावधान कराया हुआ है, 3 साल से लेकर 7 साल की सजा तक का प्रावधान है। कोई व्यक्ति अगर उस संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा तो इसमें जैसे कि अगर उस संपत्ति का दुर्विनियोग उसका अगर जो कलरक है उस समय उसका कलरक है या फिर उसका कोई नौकर है, वही व्यक्ति अगर उस मृत व्यक्ति की संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा तो वो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। कोई अदर व्यक्ति है वो उस संपत्ति का दुर्विनियोग कर लेगा तो वो उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो अपनी दोनों सेक्शन इसमें क्लियर होती है। अब लेते हैं अगली सेक्शन को। सेक्शन 405 क्या कहती है कि आपराधिक न्यास भंग, अमानत में खयानत कह लो या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसे किसी भी नाम से जान सकते हैं। तो आपराधिक न्यास भंग क्या है, अमानत में खयानत, वैसे तो जैसे हम ये नाम से ही इसको समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अमानत के तौर पे कोई चीज किसी व्यक्ति को दी, वो व्यक्ति इसमें क्या है कि खयानत कर रहा है, मतलब विश्वास भंग कर रहा है, तो वो आपराधिक न्यास भंग है। तो इसकी परिभाषा है सबसे पहले सेक्शन 405 के अंदर परिभाषा क्या कहती है कि जो कोई व्यक्ति विश्वास का संबंध रखते हुए अपनी कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिधान कर देता है, मतलब विश्वास उसके व्यक्ति के ऊपर करके अपनी कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को सौंपता है, अपनी मर्जी से वो व्यक्ति वो संपत्ति सौंप रहा है और वो व्यक्ति उस संपत्ति को बेईमानी की नीयत से उस व्यक्ति को अपने यूज में लेता है या फिर उस संपत्ति को नहीं लौटाता है, तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उसके साथ विश्वासघात किया है, अमानत में खयानत की है, आपराधिक न्यास भंग है या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो ठीक समझो वो इसमें हो सकता है। तो इसका भी हम जैसे एग्जाम्पल स्वरूप इसे समझ लें तो कहती है कि ए ने अपना कुछ सामान, क्या है, ए नामक कोई व्यक्ति है, वो अपना कुछ सामान है जो बी के गोदाम में रख देता है, ठीक है। तो
अब बी का क्या है, गोदाम के अंदर बेशक वो उसका किराया दे रहा है, तो अब यहाँ पे क्या है कि एक विश्वास का संबंध इनके दोनों के बीच में क्या क्रिएट होता है कि जो गोदाम वाले का काम क्या है कि उसको उस सामान की सुरक्षा देना है, उसका उतना ही वो होता है, और उस विश्वास के संबंध के तौर पे वो उसके गोदाम में वो सामान रख देता है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बी को सौंप देता है। अब बी क्या करता है, वो सामान बेच देता है या फिर उसे वापस देने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बी ने उसके साथ विश्वासघात किया उस गोदाम वाले ने, तो वो जो सेक्शन क्या 407 के अंदर जाएगा। इसके अंदर सेक्शन 407 को भी जैसे याद करने के लिहाज से हम कैसे समझ सकते हैं कि मैंने लिखा है जैसे कि टाटा 407, तो 407 सेक्शन क्या कहती है कि विश्वासघात कौन कर रहा है, वाहक मतलब जो सामान ढोने वाले होते हैं, ट्रक ड्राइवर हो गए और या फिर ठेले वेले वाले जो भी व्यक्ति हैं, या फिर घाटवाल या फिर जो गोदाम का मालिक है, और इनके द्वारा अगर विश्वासघात इस टाइप का किया जाएगा तो सेक्शन 407 के अंदर आएगा। याद रख सकते हो खासतौर पे टाटा 407 से के तौर पे भी। तो वो क्या है, उसने अमानत में ख्यानत की है उसके साथ में। दूसरा एग्जांपल स्वरूप से नॉर्मल वे में देखा जाए तो जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन है, जैसे ही शादी के बाद घर पे आती है और अपना जो जेवर वगैरह है सुरक्षा के लिहाज से अपनी सास को सौंप देती है कि ये लो, इसको अपने पास रख लो तो कोई चोरी वोरी की दिक्कत ना हो। और वो सास क्या कहते हैं, उसे वैसे झूठ बोल देती है कि जी वो तो वो जो जेवर जब वो मांगती है वापिस तो कि ये तो चोरी हो गए या फिर खो गए ऐसा कुछ बोल के, तो उसे वापस देने से मना करती है। तो वो क्या है, सास ने उसके साथ विश्वास भंग किया है, विश्वासघात किया है, तो वो क्या है सेक्शन 406 के अंदर जाता है इसकी सजा का प्रावधान। इसमें 3 साल की सजा है या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली सेक्शन 407 यही कहती है कि वह घाटवाल या फिर ये गोदाम वाले जो किसी प्रकार का जो ये विश्वास भंग करेंगे तो इसके अंदर सेक्शन में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना है दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे कि ए नामक व्यक्ति है, वो अपना जो कुछ सामान है उसे अपने घर पे भेजना है, तो वो एक ट्रक ड्राइवर को हायर करता है। उस ट्रक ड्राइवर को वो पूरा सामान ट्रक में लदा के उसे अपना उसके सामान उसका जो ट्रक का जो किराया बन रहा था वो उचित किराया उसको देने के बाद वो क्या करता है, उसे अपने घर का एड्रेस दे देता है कि ये सामान फला जगह पे पहुंचा देना। अब वो जो ट्रक ड्राइवर है वो क्या है, वो सामान लेके रफू चक्कर हो जाता है। तो उस ट्रक ड्राइवर ने उस व्यक्ति के साथ क्या है, जो वाहक का और उस व्यक्ति का जो विश्वास का जो संबंध है उसको उसने ब्रेक किया और वो क्या है विश्वासघात किया, तो वो धारा 407 के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो इसमें तो ये है अपनी सेक्शन 405 से 407। अब इसकी लेते हैं हम सेक्शन 408। सेक्शन 408 क्या कहती है कि कलरक या नौकर के द्वारा विश्वासघात। तो इसके अंदर क्या है, अगर कोई कलरक या नौकर अगर यही विश्वासघात का अपराध करेगा तो सेक्शन 408 के अंदर आएगा। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो राम है, वो अपने नौकर शाम को 50,000 रुपए देता है कि उस पैसों को तुम बैंक में जमा कर देना। तो उसने क्या है कि उस नौकर पे विश्वास करके उसे 50,000 रुपए दिए कि इस पैसों को तुम जमा कर देना, बल्कि वो नौकर वो पैसे जमा करने के बजाय पैसे लेकर फरार हो जाता है। तो उस नौकर ने धारा 408 का अपराध किया है, उसने अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया है। और इसमें एक एग्जाम्पल और समझते हैं। इसमें कई बार क्या है कि सेक्शन 381 जो है अपनी जो चोरी वाली जो नौकर के द्वारा चोरी, उसमें और इसमें अंदर भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि राम नामक कोई व्यक्ति है, उसके पास अपनी एक कोई ऐसे मूल्यवान संपत्ति कोई भी लेके चलो, सोने की प्लेट है, अंगूठी है, चैन है, जो भी कोई चीज लो, वो जो चीज है वो अपने नौकर को वो जो संपत्ति है वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे दे देता है, उसे सौंप देता है कि ये सुरक्षा से देखभाल करना है इसकी। तो अब यहाँ पे क्या है, उसने सौंप दिया और वो जो नौकर उस जो संपत्ति उसको सौंपी थी, चाहे वो सोने की प्लेट व्लेट जो भी चीज थी, वो लेके अगर नौकर अगर वहां से जाता है तो वो वहां पे क्या है विश्वास वाला चैप्टर उसके अंदर नहीं आएगा, वो वहां पे चोरी करता है, वो 381 का अपराध करेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि चोरी वाला जो मामला है विश्वासघात में से कि वो नौकर है, नौकर की तो ड्यूटी है इसमें कि नौकर को वो काम करना है, और वो कोई विश्वास के तौर पे नौकर को थोड़ी दे रहा है, वो कि नौकर का वो काम है, इसके लिए उसने वो चीज उसको न्यस्त कर रखी थी, उसको सौंप रखी थी, विश्वास के तौर पे नहीं। तो वो सेक्शन 381 के अंदर अपराध करेगा, न कि सेक्शन 408 के अंदर। अब है सेक्शन 409। 409 क्या कहती है कि लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या कोई अभिकर्ता के द्वारा न्यास भंग, मतलब ऐसा कोई जो लोक सेवक है या बैंकर है, व्यापारी है, वो कोई व्यक्ति अगर अमानत में खयानत करेगा तो उसमें सजा का प्रावधान जो कर रखा है उसमें ज्यादा है, आजीवन कारावास हो सकता है, दोनों में से किसी वांछनीय कार्यवाही 10 साल की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसका अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल में जैसे कि अपने नॉर्मल तौर पे मान के चलो, अपने पुलिस डिपार्टमेंट में ही लेके चले, तो जैसे मालखाने के अंदर काफी सामान रखा हुआ है, सोने से संबंधित कोई चीज है या फिर और भी बहुत सारा सामान रहता है, उस सामान को मालखाना इंचार्ज क्या गबन कर देता है, तो वो क्या है उसके विश्वास के तौर पर सरकार का जो है उसका सरकार के साथ उसने विश्वास भंग किया, तो वो सेक्शन 409 के अंतर्गत आता है। या फिर जैसे कि स्कूल के अंदर है, आजकल मिड डे मील वाला चल रहा है,
वो सामान आता है बच्चों के लिए कि बच्चों को खिलाना है, स्कूल के जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, वो सामान अपने घर पे खाए जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, तो वो सेक्शन 409 के अंतर्गत कवर होंगे। तो इसमें भी कई बार एक जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, देखना कि वो क्या 409 बन रही है, कोई और सेक्शन बन रही है। तो एक LIC एजेंट है, वो क्या करता है, अपने जो किस्त जमा करने वालों है उनको क्या है कि लालच देता है कि तुम अगर अभी इकट्ठी 2 या 3 किस्त भर दोगे तो मैं तुम्हें 5% की छूट दूंगा। तो उनको उसको 5% की छूट के लालच देके कि उनसे वो किस्त इकट्ठी करता है, और जैसे उनके पास पैसा आता है वो पैसे लेके चला जाता है। तो वो जो किस्त इकट्ठी कर रहा था उसमें क्या है कि वो लालच दे करके उनको किस्त इकट्ठी करता है, तो उसके अंदर क्या अपराध बनता है, वहां पे क्या है 409 वाला नहीं बनता, वही वाली बात होगी ना, क्योंकि यहाँ पे जो है संपत्ति आने के बाद नियत में खोट होता है, बल्कि इसके अंदर उसका जो भी एजेंट था उसका पहले से इरादा होता है, पहले से पब्लिक को लालच दे रहा है कि मुझे पैसे इकट्ठे करने, उसके बाद गोली उड़ा, तो वो क्या है वहां पे ये अमानत में खयानत न करके वो क्या चीटिंग कर रहा है, वो सेक्शन 420 का अपराध करता है, वो नहीं कि 409 का करता है। तो ये अपना चैप्टर इतना ही था, सेक्शन 403 से लेकर 409, ये सिंपल सी 7 सेक्शन है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी सेक्शन 403 में आपराधिक दुर्विनियोग की हमने परिभाषा पढ़ ली, 2 साल की सजा थी। 407 उसके बाद में 404 पढ़ी, उसके अंदर मृत व्यक्ति की संपत्ति का किसने दुर्विनियोग किया तो उसके अंदर 3 साल से 7 साल की सजा है। सेक्शन 405 जिसमें हम आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा दी। 406 के अंदर उसका दंड दिया गया जो 3 साल तक हो सकता है। 407 हमने पढ़ी, 407 से हम याद रख सकते हैं कि ट्रक वगैरह या वाहन करने वाले वो कोई आपराधिक न्यास भंग करेंगे तो सेक्शन 407 का अपराध करते हैं, उसमें भी 7 साल की सजा का प्रावधान था। कलरक या फिर नौकर वो भी अगर अमानत में खयानत कर देगा तो सेक्शन 408 लगेगी, 7 साल की सजा का प्रावधान है। और कोई लोक सेवक बैंकर या फिर कोई ये अगर अपराध करेंगे अमानत में खयानत का तो सेक्शन 409 के तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, वो 10 साल की सजा जो दोनों भांति की हो सकती है। तो ये अपना चैप्टर यहाँ संपन्न होता है। आपको पसंद आए तो लाइक करना जरूर।